यदि जन्म पत्रिका में बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा हो तो क्या परिणाम प्राप्त होंगे, उसके विषय में आज हम लोगों ने देखना है। उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि आठवें भाव में किन ग्रहों का अधिकार है। तो दो ग्रहों का अधिकार है, मंगल और शनि ग्रह। तो मंगल यहाँ पर गुरु का मित्र है, शनि शत्रु नहीं तो मित्र भी नहीं है। ऐसे में गुरु अपने कारक चीजों को कमजोर कर देता है, परंतु धन के लिए उत्तम साबित हो जाता है। ये ध्यान रहे, जन्म पत्रिका में अगर आप चाहें तो लाल किताब में इतने सुंदर सुंदर सूत्र दिए हुए हैं, उनको थोड़ा सा डिकोड करके गहराई में जाएंगे तो उन सूत्रों को आप वैदिक ज्योतिष में भी कहीं पर भी लगा देंगे तो चीजें फेल नहीं होंगी। जैसे अगर कुंडली में, वैदिक से मैं आपको समझा रहा हूं, वैदिक में कहीं पर भी बृहस्पति बैठा है और उस बृहस्पति को मंगल का साथ मिल जाए, बड़े ध्यान से समझना, मंगल ग्रह सपोर्ट कर दे, ध्यान रखना, ऐसा जातक दब के पैसा कमाता है। पैसा कमाने का विशेष सामर्थ्य ऐसे जातक के अंदर होता है। इसके वे अलावा बृहस्पति शनि का साथ दे दे या शनि बृहस्पति का साथ दे दे, व्यक्ति दिमागी रूप से बहुत ही गूढ़ विज्ञानी हो जाता है। तो इसीलिए अब यहां पर क्या हुआ, आठवां भाव मंगल का भी है और शनि का भी है, बृहस्पति जी महाराज आ गए। तो पहले चल करके देखते हैं कि लाल किताब उसके बारे में क्या बोलती है। लाल किताब क्या कहती है? बृहस्पति खाना नंबर 8, वक्त मुसीबत खुदाई मदद का मालिक, हर बला से बचाने वाला। अब ये कहता है जिसकी कुंडली में 8वें भाव में बृहस्पति हो तो ऐसा बृहस्पति खुदाई मदद करता है। खुदाई मदद कहते हैं गॉडली हेल्प, परमात्मा की मदद, ईश्वरीय मदद, उसे यहाँ पर खुदाई मदद कहा गया है। कि ऐसा व्यक्ति जब भी मुसीबत में फंसता है तो उसको भगवान की तरफ से मदद मिल जाती है। हर बला से बचाने वाला घर का बुजुर्ग, और वो अगर घर का बुजुर्ग होगा, ऐसा व्यक्ति अगर कोई घर का बुजुर्ग है तो हर बला से अपने घर को, अपने बच्चों को बचा करके रखता है। कब्रिस्तान का साधु जिसका सर राख से भर चुका हो, या तो ये होगा, या अगर वो सन्यास धारण कर ले, घर बार छोड़ करके दूर चला जाए, तो फिर वो जैसे हमारे ओगड़ लोग रहते हैं या जो नाथ संप्रदाय के लोग रहते हैं या नागा बाबा रहते हैं, अपने शरीर के ऊपर धूल जमा, वो भस्म जमा करके, उस तरह का सन्यासी होगा, यानी कि विरक्ति से भर जाएगा। आगे क्या लिखता है, बुजुर्गों का हो साथ जब रात करता, खजाना जर व माया आयु का बढ़ता। अब ये संदेश है उन लोगों के लिए जिनका बृहस्पति 8वें में है, कि अगर ऐसे लोग बड़े बुजुर्गों का साथ करते हैं, बड़े बुजुर्गों का साथ का मतलब होता है उनकी सलाह से काम करते हैं। कोई भी नया काम शुरू करना हो, कोई डिसीजन लेना हो, कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपने बड़े बुजुर्गों की राय से अगर ऐसा व्यक्ति करता है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखता है और उनके सानिध्य में रहता है, तो जर जर का मतलब होता है पैसा, रुपया पैसा, ये उर्दू का शब्द है। जैसे आप सुनते हो ना, जर जोरू जमीन,
जर मैंने मनी, जोरू मीन्स वाइफ, जमीन इज अ प्रॉपर्टी, तो खजाना जर, वह माया आयु का बढ़ता। तो ये कहता है कि रुपया, पैसा, धन और आयु, ये चारों की चारों चीजें बढ़ती हैं उस व्यक्ति की। तो ये मैसेज है उन लोगों के लिए। उड़े खोपड़ी फिर भी जिंदा, सात फकीरी ना देगा, आठ बाबा ना बेशक बैठा, भेद गैबी बतला देगा। गैबी होता है वही रूहानी, छिपा हुआ, गैबी बतला देगा। बैठे शुक्र दो छह साथी, लावद होता ना वह होगा, दान सोने की लंका अपनी, शिवजी रावण को कर देगा। इसका तात्पर्य मैं आपको समझा देता हूं जो नट सेल में लिखा है। अक्सर क्या देखा गया, ऑब्जर्वेशन क्या पाई गई है, जिन लोगों का बृहस्पति 8वें में होता है, अक्सर उनको अपना जन्म स्थान छोड़ करके दूर प्रदेश में जाकर के रहना पड़ता है। मैं शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूं, लिखे हुए पे भी ज्यादा ध्यान ना दें। जिसके कारण कई बार माता पिता से दूर हो जाता है या माता पिता की सेवा करने का उसे अवसर प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ पर मैसेज छिपा हुआ है, जिसका भी बृहस्पति 8वें में हो, उसे अपनी जन्मभूमि छोड़ करके दूर जा करके बसना चाहिए, जिससे उसकी तरक्की उन्नति सुनिश्चित होगी। अब ये कहता है कि उस व्यक्ति को कई बार ह्यूमिलेशंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग उसके बारे में कई तरह की अफवाहें फैलाते हैं। मंगल तथा शनि तथा मंगल के चौथे घर में होने से उसे विरक्त संन्यास धारण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये कहते हैं शनि और मंगल यदि चौथे भाव में इकट्ठे बैठ जाएंगे तो उसे फिर जो हमने बात कही थी ना कि भस्म रमा लेता है शरीर के ऊपर, ऐसा साधु कब्रिस्तान का साधु बनता है। जो नागा बाबा लोग या अघोरी लोग जो होते हैं, ये अघोरी लोग भी अक्सर शमशान भूमि में ही अपना घर बनाते हैं। घर बनाने का मतलब वहां पे रहते हैं। तो उस तरह का संन्यास ऐसे लोग धारण करते हैं, या कभी कभी एकांतवास में रहते हैं घर बार छोड़ करके। पर अब जरूरी नहीं है कि वो नागा मतलब इस तरह के साधु ही बने। हो सकता है वो हमारे घर परिवारों में रहें, परंतु उनके अंदर डिटैचमेंट का भाव हो। जातक के साथ खास चीज क्या होगी, जातक की आयु लंबी होगी, शांत होगा, संयमित होगा। परंतु यहाँ पर बृहस्पति का मंदा फल उसके लिए मृत्यु कारक होता है। 8वें में यदि बृहस्पति बैठा है तो बृहस्पति मंदा नहीं होना चाहिए। और मंदा कैसे देखते हैं, आपको हर क्लास में हम बताते हैं कि 2, 5, 9, 11, 12 में उसके शत्रु ग्रह राहु, बुध और शुक्र नहीं बैठे होने चाहिए। अगर बैठे होंगे तो बृहस्पति मंदा हो जाएगा, और बृहस्पति मंदा होगा तो फिर मृत्यु कारक हो जाता है, मतलब फिर लंबी आयु नहीं देगा। फिर लंबी आयु का मैटर नहीं, और उल्टा कई प्रकार के बीमारियों से हमारा पाला पड़ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं मित्रों, अष्टम भाव को यमराज का घर भी कहा गया है या मृत्यु स्थान भी कहा गया है, और बृहस्पति देवगुरु हैं। ऐसे में 8वें बृहस्पति कभी भी वर्ष फल में अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 8वें में आ जाए तो ये समझो वो उस साल उसको परमात्मा की तरफ से मदद मिलती है, दैविक सहायता मिलती है। को तुरंत क्या करना चाहिए, अगर किसी का भी वर्ष फल में 8वें में बृहस्पति आ जाए, सबसे पहले अपने शरीर पर सोना धारण करें। तो आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि हमने सोना धारण किया हुआ, तो ऐसे में ये बताया गया है कि दूसरा नया सोना, कोई गोल्ड ले लो, छोटा मोटा गोल्ड ले लो, चाहे केवल छल्ला ले लो गोल्ड का, वो नया धारण करना। जो आपने गोल्ड कर रखा है धारण पहले से, वो तो चलेगा चलेगा, पर उस वर्ष के लिए आप एक नया गोल्ड ले लो और वो शरीर पर धारण कर लो, तो उनका भाग्य बढ़ने लगता है। तो ये 8वें की तासीर बता दी। किसी की बाय बर्थ कुंडली में अगर 8वें में बृहस्पति है
तो उसको गोल्ड जितना शरीर पे धारण करेगा उतना ही उसका भाग्य बढ़ेगा। बृहस्पति 8वें वाले के बारे में और क्या कहा गया है? या तो उसके पिताजी 8 साल तक की आयु तक ही होंगे, मतलब जब तक वो 8 साल का होगा उसके बाद हो सकता है उसका पिता का सुख खत्म हो जाए। पर अगर ऐसा नहीं होता तो उम्र 80 साल होगी। तो शर्त यही कि बाप बेटा इकट्ठा नहीं रहेंगे, मतलब एक साथ रहने का योग नहीं बनता। अब एक और चीज बताई, क्या बताया है? यदि बृहस्पति 8वें में हो और कुंडली के चौथे भाव में बृहस्पति के मित्र होंगे। बृहस्पति का मित्र कौन है? सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है। यदि ये चौथे भाव में होंगे तो व्यक्ति जंगल में भी सोना प्राप्त करने की हैसियत रखता है, कि जंगल में भी चला जाएगा तो भी उसे गोल्ड मिलेगा। और साथ में ऐसे को कहा गया है, अगर बृहस्पति मंदा नहीं है, चौथे भाव में इसके शत्रु ग्रह नहीं है, तो फिर ऐसा आदमी मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो भी सोना हो जाए। तो ये सारी बातें क्या दिखाती है? ये तो बात पक्का है कि बृहस्पति अगर 8वें में होगा तो उस व्यक्ति में धन कमाने की हैसियत या शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसको एक स्पेसिफिक इंट्यूशन होता है, उस इंट्यूशन से वो आगे बढ़ता है और वो जीवन में बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है, बहुत बड़े बड़े सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकता है। बस शर्त एक यही है कि वो मंदा नहीं होना चाहिए। तो और क्या समझाया गया है? शुक्र ग्रह यदि कुंडली के दूसरे, छठे और 8वें में हो तो ऐसे व्यक्ति को लड़का या लड़के अवश्य होंगे, यानी कि लड़के ही लड़के प्राप्त होंगे। शुक्र दूसरे में, छठे भाव में और 8वें भाव में। ये केस वही चल रहा है कि बृहस्पति 8वें में, बृहस्पति 8वें में पर शुक्र भी यदि दूसरे भाव में या छठे भाव में या 8वें भाव में हो तो उसको लड़के ही लड़के होते हैं। अब ये और क्या कहता है? ऐसी स्थिति में शनि या मंगल चौथे भाव में या 7वें भाव में हो तो पैतृक खजाना मिलता है, यानी कि इंसेस्टर प्रॉपर्टीज जो है, इनहेरिटेंस, सॉरी, पैतृक संपत्ति जो है उनको मिलती है। पैतृक संपत्ति कहते हैं दादा परदादा से जो संपत्ति मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है, वो वाली प्रॉपर्टी उन्हें अवश्य ही मिलती है। और बुध भी मंदा हुआ तो आदमी बुजदिल होगा। यहाँ पर एक चीज किसका ध्यान रखना है? अगर बृहस्पति 8वें में है तो उस बृहस्पति के साथ राहु नहीं बैठा होना चाहिए, यानी कि राहु बृहस्पति इकट्ठे 8वें नहीं बैठना होना चाहिए, नहीं तो हालत फिर बहुत ही साधारण कर देता है, ये करोड़ों अरबों वाली बातें नहीं होगी। राहु 12वें भाव में भी नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, बृहस्पति अष्टम में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को के कुंडली में राहु 8वें या 12वें में नहीं होना चाहिए। ये वही बात लिखी आगे, यदि 2, 5, 9, 11, 12 में बुध हो तो जातक बार बार जन्म लेने का दुख भोगे, यानी मोक्ष प्राप्त ना होगा। वही वाली बात है कि अगर बृहस्पति मंदा है
तो उसको काफी कष्ट होंगे। इस जीवन में भी उसकी कम उम्र होगी, वह खुद शक्की स्वभाव होगा। नेक्स्ट सेल में फिर से एक रिपीट करता हूं, जो मेन बात आई है। अब ध्यान से सुनना है। अष्टम भाव में किसी के बृहस्पति बैठा है तो सबसे पहले चेक करना है कि वो मंदा नहीं होना चाहिए। अगर मंदा, कैसे चेक करेंगे? कुंडली के दूसरे भाव में, पांचवें में, नौवें में, 11वें में, 12वें में राहु, बुध, शुक्र नहीं होने चाहिए। अगर है तो बृहस्पति मंदा है। बृहस्पति मंदा है तो अच्छा खासा धन नहीं देगा। पर अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, मतलब ये राहु बुध शुक्र नहीं है इन भावों में, तो बृहस्पति उम्दा रिजल्ट देगा, बृहस्पति अच्छे परिणाम देगा। अब यहाँ पर क्या चीज और जोड़ दी? चौथे भाव को जोड़ दिया, फोर्थ हाउस को जोड़ दिया। ऐसे में बृहस्पति के मित्र चौथे भाव में बैठे हों, यानी कि फोर्थ हाउस में सूर्य, चंद्र, मंगल जैसे ग्रह बैठे होंगे, तो फिर इंसान मिट्टी को भी हाथ लगाएगा तो सोना हो जाएगा। फिर वो जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा, उस क्षेत्र में जीवन में बहुत पैसा कमाएगा। ये नटसेल में बात निकल करके आई है। और क्या निकल के आई है? ध्यान देने वाली बात कि जिसका भी बृहस्पति अष्टम में, उसको ठीक करने के लिए या और अच्छा बनाए रखने के लिए शरीर पर गोल्ड धारण करे। तो कोशिश करे कि अपने शरीर पर धीरे धीरे गोल्ड बढ़ाने का प्रयास करता रहे, चाहे किसी भी रूप में, रिंग के रूप में पहने, चेन के रूप में पहने, कड़े के रूप में पहने, वॉच भी पहने तो गोल्डन कलर की वॉच पहने, तो इससे उसका भाग्य बढ़ता है। ये मेन पॉइंट है। अगर बृहस्पति मंदा असर देगा तो ये ध्यान रखिए, चौथे भाव में फिर मंगल शनि इकट्ठे बैठ जाए या शनि भी बैठ जाए तो फिर डिटैचमेंट आ जाती है, और डिटैचमेंट आ जाती है तो वो सन्यासियों की तरह जीवन बसर करना शुरू कर देता है। ये भी अच्छा नहीं है। अभी अभी आपने देखा, शुक्र को इसमें साथ में जोड़ा कि दूसरे भाव में शुक्र, छठे भाव में शुक्र, आठवें भाव में शुक्र अगर होगा तो लड़के ही लड़के। ये एक स्पेशल कंडीशन है, ये ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर है, पर ये रूल नहीं। रूल मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे, अगर जिन लोगों की कुंडली में शुक्र आठवें में, सॉरी, गुरु आठवें में होते हैं, उनको क्या क्या कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसे हमने क्लास के शुरुआत में ही कही, भाई पिता से रिलेटेड कष्ट हो सकता है, पिता से वो दूर रह सकता है, हो सके पिता की सेवा करने का उसे मौका ना मिले, क्योंकि पहले ही फरमान है कि भाई आप अपनी जन्मभूमि छोड़ करके दूर चले जाओ, अपने पिता से दूर चले जाओ। या अगर मंदा असर है तो पिता या तो 8 वर्ष की आयु तक ही रहेंगे, और अगर बच गया किसी कारण, अच्छा वर्ष फल रहा, उस बार नहीं कोई दिक्कत आई, तो फिर 80 साल तक की। पर शर्त यह कि पिता के साथ नहीं रहना है। तो ये चीज हमने देखना है। तो कष्ट कौन कौन से आते हैं, आइए चलते हैं। जातक का पिता बीमार या मुसीबत में होगा, ये कष्ट है। जातक का खुद का मान सम्मान खतरे में पड़े, अपमान। ये ध्यान रखना, जिनका भी बृहस्पति अष्टम में होता है, बदनामी का खतरा उनके ऊपर हमेशा मंडराता रहता है। जातक की सांस घुटी घुटी रहे, अगर ऐसे लोग स्मोकिंग करने के, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह, धूम्रपान करने के अगर आदी हो जाएंगे, चेन स्मोकर हो जाएंगे, तो उनको श्वास से संबंधित तकलीफें, फेफड़ों से संबंधित तकलीफें भी पैदा हो सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति ऑक्सीजन का कारक है और अष्टम भाव में आकर के ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देता है। जातक को पुत्र सुख नहीं मिल पाता,
मैंने क्या कहा, जातक को पुत्र सुख अष्टम भाव में जब भी मिलेगा जब 2, 6, 8 में शुक्र होगा, तो लड़के ही लड़का होगा। नहीं तो ऐसे लोगों को या तो लड़का नहीं होता, लड़का हो जाए तो लड़के के सुख में कमियां रहती है। अब उपाय क्या लिखे इसमें? उपाय लिखे, पहला उपाय, बृहस्पति की वस्तुएं, चने की दाल, केसर मंदिर में देने से लाभ होता है। और जातक को अपने घर में मंदिर नहीं बना के रखना है। अपने घर में जातक को मंदिर नहीं बनवाया। जैसे सप्तम भाव के बृहस्पति में आया था कि जातक अपने घर में मंदिर ना बनाए, मंदिर बना करके वहां सेवा ना करे, ऐसे ही अष्टम में भी आया है कि मंदिर ना बनाए। अगर बदनामी का, अब बड़े ध्यान से सुनना कि राहु की वस्तुएं कब प्रभावित करनी है, अगर उसके बारे में गलत अफवाहें फैल रही हों, इसका बृहस्पति 8वें में है और उसके बारे में यदि गलत अफवाहें फैल रही हों, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई परेशानियां आ रही, कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही हो, तो ऐसे में राहु की वस्तुएं जैसे नारियल है, जौ है, रांगा है, बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। ये कंडीशन बताइए कब करना है? जब उसके खिलाफ अफवाहें फैल रही हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड तकलीफ आ जाए, खास करके इनकम टैक्स वगैरह, ये जीएसटी वीएसटी इनके चक्कर ज्यादा फंस जाए, तो उनको राहु की चीजों को जल प्रवाहित करना चाहिए। लिखा नहीं है फिर भी मैं बताता हूं यहाँ पर, मछलियों को, ऐसे में मछलियों की सेवा करने से, मछलियों को जौ के आटे की गोलियां बना करके खिलाने से भी लाभ होता है। और यदि कुंडली में दूसरे भाव में, 5वें में, 9वें में, 11वें में, 12वें में अगर बुध ग्रह आ जाए, तो बुध का इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर बैठ करके बुध गुरु को मंदा करेगा। तो उसका इलाज करने की क्या है? एक तो स्टील का बिना जोड़ का छल्ला धारण करना है, स्टील का बिना जोड़ का, जिसमें जोड़ लगा हुआ ना हो, वो छल्ला धारण करना है। सर कौन सी उंगली में? ये सर या तो रिंग फिंगर में या सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठ का ठीक है सर। या अनामिका। सर बुध दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें, 12वें में हो तब ना? जी जी जी, जबी जब। हाँ जी। अब यहाँ एक शर्त और लिखी है, एक बात बताइए कि 12वें घर में बृहस्पति के शत्रु यानी राहु बुध शुक्र हो और दूसरा घर खाली हो, तो जातक मंदिर में ना जाए। अब देखो ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ये बड़े काम की बात निकल के आई है। जिन लोगों का भी बृहस्पति 8वें में, और मैंने एक चीज देखी है, ऐसे जिनका भी बृहस्पति 8वें में है, वो ऑटोमेटिक ही मंदिर जाने के आदी होते नहीं है। फिर भी अगर हो जाए तो उनको मना कीजिए कि आपको मंदिर नहीं जाना। पर कब मना करना है? जब 12वें भाव में, उनका 12वां भाव देखना है, 12वें भाव में राहु बुध या शुक्र में से कोई ग्रह बैठे और दूसरा घर खाली हो। दूसरा घर कौन सा होता है? मंदिर का होता है, मंदिर का स्थान होता है। वहां पर कोई ग्रह नहीं बैठा होना चाहिए और 12वें में राहु बुध शुक्र बैठा हो तो ही मंदिर में जाने से मना करना है, वरना नहीं। केवल बृहस्पति को 8 में देख करके ही मना नहीं करना। अगर पिता की तबीयत खराब हो तो शमशान भूमि में 8 पीपल के पेड़ लगाएं।
यदि पिता की तबीयत खराब हो तो शमशान भूमि में 8 पीपल के पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें। और पीला रंग का सूत भी अगर पीपल पर लपेटते हैं वो भी शुभकारी होता है। और क्या उपाय हो सकता है? जब भी 8वें में बृहस्पति हो तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये 3 ग्रहों को प्रबल बना करके रखना चाहिए, मतलब इन्हें कमजोर नहीं होने देना चाहिए। जिन लड़कियों की, अगर लड़कियों की कुंडली में, ये लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, 8वें भाव में बृहस्पति होता है, उनके विवाह में बड़ी दिक्कतें आती है, विवाह में बड़ी परेशानियां होती है, शादी की बात नहीं बन रही होती है, शादी अटक जाती है, और आफ्टर मैरिज भी उनको मैरिज में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे लोग अक्सर ये कंप्लेंट करते हैं कि हमने कई उपाय करे परंतु रिजल्ट नहीं मिला। तो उन्हें कम से कम एक बार जरूर चाहिए कि वो शमशान भूमि में 8 पीपल के पेड़ लगवाएं। और शमशान भूमि में लड़कियां ना जा सके या व्यवस्था ना बने तो वीरान भूमि, वीरान कहते हैं कोई जंगल साइड में, कोई जहां पर बहुत कम लोग आते जाते हों, जंगल साइड में पीपल के पेड़ लगवा सकते हैं। और ऐसा मौसम सिलेक्ट करें जब सावन का महीना लग गया हो या आने वाला हो, तो ऐसे में पीपल अपने आप ही लग जाएगा और वो बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे पीपल बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे पीपल में बढ़ती होती चली जाएगी, उसके दोष समाप्त होने लगेंगे, विवाह संबंधी प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। और सर अगर एजुकेशन में प्रॉब्लम हो तो? एजुकेशन में प्रॉब्लम अगर बनती है तो ऐसे के अंदर पीपल के पेड़ पर बच्चे को कहें कि वीरवार के दिन आप सफेद रंग का जो सूत होता है इसको या तो हल्दी से पीला कर लें, या पीला बना बनाया मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हल्दी से भी पीला करके उस सूत को हल्दी लगा करके, कहने का मतलब है उसकी बाद 7 परिक्रमा करवाएं। और हर परिक्रमा के बाद कोई भी बृहस्पति की चीज या पीले रंग का फल या पीले रंग की मिठाई, और कुछ ना मिले तो चने की दाल, हर परिक्रमा के बाद, एक परिक्रमा के बाद चने की एक दाल दाना रख दें और फिर दूसरी परिक्रमा लगाए थी। ऐसे हर वीरवार करें और 11 या 21 वीरवार करवाएं तो बच्चे को जो बाधा पढ़ाई में आ रही होती है वो समाप्त होती है। ऐसा क्यों सर है? बच्चा ऐसा विदेश में है जी। बच्चा विदेश में हो तो? वो विदेश में पीपल का पेड़ लगाना पड़ेगा जी, वो ढूंढना पड़ेगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। सर कितनी कितनी परिक्रमा बताया? 7 अगर विदेश में बच्चा है सर बच्चों को पढ़ाई और आप करना ये लगे तो उपाय नहीं कर सकते तो फिर ऐसे में चंद्रमा और सूर्य की मदद लेनी होगी। ध्यान से समझिए, चंद्रमा, और चंद्रमा को प्रबल बनाना पड़ेगा। और चंद्रमा को प्रबल बनाने का उपाय ऐसे में क्या होगा? ऐसा बच्चा जो भी बाहर पढ़ रहा, अपनी माँ से चांदी की डिब्बी में जो बासमती चावल हो, और उन चावलों में से कोई भी चावल टूटा हुआ ना हो, ये ध्यान रखे, चाहे थोड़े ही रखे पर बढ़िया एक एक दाना छाट के रखे। जैसे वो एक ऐड आती है ना जिसमें परेश रावल कहते हैं कि एक एक दाना हम बड़ा चुन करके डालते हैं, तो वैसे ही उसको चुन करके डालना है। और वो चांदी की डिब्बी जिसमें चावल हो बासमती, अपनी माँ के हाथ से ले ले और अपने पास सदा रखे, या अपनी माँ के हाथ से चांदी की अंगूठी में मोती जड़वा करके माँ उसे गिफ्ट करे, अपने पहनाए अपने बच्चे को, तो भी ये उपाय कारगर होता है।
और क्या कर सकता है ऐसा बच्चा? 25 किलो तो चावल चंद्रमा की बोरी। 12वें घर में तो 12वें घर का चंद्रमा नहीं कहा 12वें घर भगवान, मैंने नहीं 12वें घर अगर का नहीं चंद्रमा कहा। 12वें घर का कहीं पर भी हो, चाहे मैं ये उपाय बता रहा हूं, अगर पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो। ठीक है तो सर। बारिश के पानी से नहाने नहाने का भी बताया था ना। सुषमा जी नहीं बताया, मैंने अभी नहाने की बात ही नहीं करी है ना। आज नहाना, आज नहीं नहलाएंगे, सर्दी हो रही है तो आज नहीं हमने नहाए। तो इसे चंद्रमा को बढ़ाने के लिए बताया था ना कल। बताया तो कल की बात कल गई है ना, वो पानी बह गया। अब नया नया चीज आएगी है ना। तो 25 किलो कम से कम पैकेट बना लें चावलों का और उसे अपनी रसोई के अंदर रखें तो ज्यादा अच्छा है। और नहीं तो उत्तर पश्चिम दिशा में भी अगर वो बोरी बना करके कायम रखते हैं चावलों की तो अच्छा होता है। सूर्य के लिए गायत्री मंत्र का जाप, नित्य गायत्री मंत्र का जाप, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो विदेश में है, जो कहते हैं हमसे बृहस्पति का नहीं होगा, ये उनके लिए उपाय है। तो सूर्य और चंद्रमा को बल प्रदान करके भी बृहस्पति से आशीर्वाद लिया जा सकता है, बृहस्पति को शुभ बनाया जा सकता है, बाधा को कम किया जा सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि और उपाय जब बनेंगे जब पूरी कुंडली देखी जाए, क्योंकि चौथे भाव में अगर कोई पाप ग्रह होगा तो उसका भी उपाय करना पड़ेगा। चलिए अब हम सर ये चलते तो हैं। आठवें बृहस्पति के लिए ये ना कि चौथे भाव में कोई अगर पाप ग्रह हुआ तो हाँ, तो पढ़ाई में प्रॉब्लम भी पैदा कर सकता है। चलिए अब हम चलते हैं 9th हाउस के ऊपर, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। गुड। बृहस्पति खाना नंबर 9, सुनहरी खानदान, यानी कि ऐसे परिवार में पैदा होता है जो बहुत ही अच्छा खानदान होता है। पर हमेशा ध्यान रखना, जो बात अच्छी लिखी है उसके साथ शर्त हमेशा होती है ज्योतिष के अंदर। जो पॉइंट अच्छा होता है शर्त हमेशा लगी होती है। सुनहरी खानदान मगर खुद माया का त्यागी और योगी, जिसके धर्म मर्यादा व बुजुर्गी साया मदद पर होगी। माया छोड़ दुनिया की ना धर्म बनता, धर्म खुद उल्लंघन सभी कुछ हो जलता। ऐसा व्यक्ति धन की थैली 5 चीजें योग पालन 12 हो, माया दौलत मूत्र समझे, होका पानी गंगा हो, 5 चौथे बुद्ध जो बैठा राजा योगी होता हो, पापी शत्रु 5वें आया, पेटे दुखिया मरता हो। अब इसका मतलब हम ये क्या कहता है कि 9वें घर में बृहस्पति हर प्रकार से प्रबलता देता है, प्रभु सत्ता देता है, प्रभाव प्रबल होता है। इसलिए 9वें घर का बृहस्पति को बहुत ही अच्छा माना गया, क्योंकि ये जातक को अमीर बनाता है और योगी बनाता है, धार्मिक स्वभाव बनाता है, और ऐसा इंसान माया के पीछे नहीं भागेगा। पर शर्त क्या होगी कि ऐसा बृहस्पति मंदा नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा बृहस्पति मंदा नहीं होना चाहिए। और मंदे को पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि राहु बुध शुक्र 2 5 9 11 12 में ना बैठे। अगर नहीं बैठे हैं तो ये शर्त बिल्कुल लागू होगी। व्यक्ति खानदानी होगा, प्रसिद्ध होगा, अमीर होगा, पैसे के पीछे नहीं भागेगा। अब इसमें और क्या बताया गया है कि यदि तीसरा भाव और 5वां भाव खाली होंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि जो तीसरे भाव में जो ग्रह बैठता है, जो भी तीसरे भाव में ग्रह बैठता है वो 11वें को भी देखता है, वो 9वें को भी देखता है। तो ये कह रहा है 9वें में अगर गुरु बैठा है, इसका मतलब तीसरे में कोई नहीं बैठा, तो इसका मतलब कोई उसको देख भी नहीं रहा। फिर क्या मैंने बताया था दृष्टि में, जो भी ग्रह पंचम भाव में बैठेगा वो 9वें को देखेगा। तो यानी तीसरा और 5वां भाव यदि खाली होंगे तो व्यक्ति अपनी मेहनत से खूब धन कमा लेगा। यानी ऐसा व्यक्ति जितनी मेहनत करता चला जाएगा उतना ही ज्यादा धन अर्जित करता हुआ चला जाएगा।
अगर बुध चौथे भाव में या पांचवें भाव में बैठा हो, ऐसे में बुध चौथे भाव में या पांचवें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति की आदतें राजाओं जैसी होगी। अब ये नेगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव सेंस में, ध्यान रखना। राजाओं जैसे मतलब बड़े उदार दिल का होगा, परोपकारी होगा, लोगों का भला करने वाला होगा, लोगों के प्रति बहुत बड़ी सोच रखेगा। और कोई व्यक्ति उसको कहेगा कि मैं तेरा खास आदमी, और उसको लगता है ये मेरा अपना आदमी है, उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। और क्या शर्त बताइए? अगर सूर्य कुंडली में उच्च का हो, उच्च का मतलब मेष राशि यानी कि फर्स्ट हाउस में हो, सूर्य फर्स्ट हाउस में हो, उच्च का हो, या कुंडली में तीसरे भाव में या पांचवें भाव में बैठा हो। तो सूर्य अगर तीसरे और पांचवें में बैठेगा तो बृहस्पति को देखेगा, तो ऐसे में वो बहुत शुभदायक हो जाएगा। यदि शनि घर नंबर 5 में हो, और ऐसे में शनि अगर पांचवें भाव में बैठा हो तो 16वें साल की उम्र में, 19वें साल की उम्र में, 33वें में और 39वें वर्ष की आयु में धन लाभ अवश्य होता है। पर ये ध्यान रखिए, शनि 5वें में ना संतान के लिए अच्छा नहीं होता। लाल किताब में बाद में जब हम शनि करवाएंगे, जब जिक्र आएगा, तो संतान के लिए अच्छा नहीं होता। धन के लिए तो ये उम्र बता दी, इसमें धन लाभ हो सकता है। सर प्लीज ये वाला फॉर्मूला रिपीट करिए ना कि शनि 5वें हो तो 5 में हो तो शनि जो है 16वें साल की उम्र में, 19वें में, 33वें में, 39वें में धन लाभ देता है। अब आगे क्या कहा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति किसी भी कारण से धर्म की पालना ना करे, धर्म की पालना ना करे, झूठ बोले, झूठी गवाहियां दे, बेईमानी करे, चोरी करे, तो बृहस्पति अपना अच्छा फल नहीं देंगे। यदि व्यक्ति बुजुर्गों की बात को ना माने, बुजुर्गों का अपमान करने वाला हो, तो भी नवम भाव का बृहस्पति फलित नहीं होता है। ये 9th हाउस के बारे में समझाया गया। क्या समझाया गया, फिर नटसल में बताऊं। पहली बात, बृहस्पति नवम में आए तो बहुत ही उत्तम माना गया है, बहुत ही अच्छा माना गया है। व्यक्ति खानदानी होगा, प्रतिष्ठित होगा, विद्वान होगा, योगी होगा और अच्छे गुणों से भरपूर होगा, बशर्ते कि बृहस्पति मंदा ना हो। यानी कि कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें, 12वें भाव में राहु बुध शुक्र ना बैठे हों तो ये सारी चीजें मान्य हो जाएंगी। अब कोई आप में से ये भी कह सकता है कि मैंने ऐसा आदमी देखा जिसके राहु बुध शुक्र 2, 5, 9, 11, 12 में नहीं है, फिर भी उसको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे। ऐसा भी हो सकता है। तो क्या निशानियां मिलेगी उसकी? उसकी निशानियां मिलेगी, एक तो झूठ बहुत बोलता होगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति को झूठ बोलना, बेईमानी करना और गलत आदतें पाल के बैठ जाना, जैसे कोई नशे की आदत पालना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, कोई भी नशे की आदत, गुटखा खाना, अगर ये आदतें पाल करके बैठा हुआ है
तो बृहस्पति अपना अच्छा असर नहीं देगा। लाल किताब की ये थ्योरी एक अलग सी थ्योरी है, वो कर्मा पे, प्रेजेंट के कर्मा पर बहुत ज्यादा फॉलो करवाती है। वो कहती है अगर आप उल्टे सीधे काम करोगे और तुम्हारा ग्रह बहुत अच्छा भी बैठा है कुंडली में तो भी खराब हो जाएगा। यदि आप बुजुर्गों का अपमान करते हो, बुजुर्गों का कहा नहीं मानते हो और नवम भाव में बृहस्पति बैठा है तो भी अच्छे परिणाम नहीं देगा। धर्महीन नहीं होना है, धार्मिक स्वभाव जितना रखेगा, आध्यात्मिक बातें जितनी करेगा, अध्यात्म की शिक्षा जितनी प्राप्त करेगा, ऐसा जातक जिंदगी में बहुत तरक्की उन्नति करता है। खूब पैसा आता है, कम मेहनत से भी ज्यादा पैसा आता है। ऐसे में सूर्य यदि तीसरे भाव में या पांचवें भाव में बैठेगा, क्योंकि सूर्य जब भी तीसरे पांचवें में बैठेगा तो बृहस्पति को जरूर दृष्टि देगा। जैसे ही सूर्य की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ेगी, पैसा तो पहले से भी कमा रहा था 9th हाउस में होने से, पर सूर्य का साथ मिलते ही यश, मान, सम्मान बहुत ज्यादा उसका कई गुना बढ़ जाएगा। इवन गवर्नमेंट के अंदर भी अगर वो गवर्नमेंट में अधिकारी हो तो बहुत उच्च कोटि का, बहुत बड़े लेवल का अधिकारी होगा, नामी ग्रामी अधिकारी होगा। और ऐसा व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स के अंदर चला जाता है तो भी कम मेहनत, कम मशक्कत से बड़े अच्छे पद को प्राप्त कर जाता है। अगर वो किसी भी क्षेत्र में होगा तो नाम कमाएगा। ऐसा व्यक्ति अगर प्रोफेसर होगा तो राष्ट्र मतलब सरकार के द्वारा सम्मानित होगा। कोई ना कोई ऐसा दिन जरूर आएगा जब उसको गवर्नमेंट भी उसको सम्मान देगी, उसको मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। तो ये हमारी शर्त है। अगर तीसरे और पांचवे में ना ही है तो फिर कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ वो अपनी मेहनत के बल पर कमाएगा। अगर जिसके तीसरे पांचवे में नहीं बैठा कोई भी ग्रह, बहुत ही अच्छी बात है। बैठे तो सूर्य बैठे और ना कोई ना बैठे, फिर वो अपनी मेहनत, फिर ऐसा आदमी जितनी ज्यादा मेहनत करता जाएगा बढ़ता जाएगा। मेहनत का मतलब ये नहीं हार्डवर्क नहीं है। 9th हाउस का बृहस्पति अगर किसी का खराब नहीं है तो ध्यान से समझना, उसकी जिंदगी में फिर हार्डवर्क नहीं है। और अगर कोई 1% 2% केस मिलते हैं तो मैंने 3-4 लक्षण बताए हैं, या तो धार्मिक नहीं है, झूठ फरेब करने वाला है, उल्टी सीधी हरकतें करने वाला है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता या उनकी बात के अनुसार नहीं चलता। अगर ये 3-4 काम भी उल्टे सीधे करता है तो भी 9th का बृहस्पति अपना अच्छा परिणाम नहीं देगा। ठीक है, ये नवम के बृहस्पति का था। अब हम उपाय के लिए साथ चलते हैं कि नवम में बृहस्पति किसी का मंदा हो या अच्छा असर ना दे रहा हो तो उसे कौन कौन से उपाय किस किस स्थिति में करने चाहिए। अगर राहु पहले या 11वें घर में राहु हो तो जौ या नारियल जल प्रवाहित करें। और यदि बुध या शुक्र पहले भाव में हो तो जो बात किसी को कह दे, अपने प्रॉमिस को जरूर निभाए। तो पहली बात, जिन लोगों का भी बुध या शुक्र लगन में होता है, ये देखिए बहुत अच्छा उनके लिए मैसेज है लाल किताब में। जिन लोगों का भी फर्स्ट हाउस में बुध या शुक्र हो, वो जिसको जो भी प्रॉमिस करें अपने प्रॉमिस को निभाएं और कोशिश करें अगर जो उनके बस की बात ना है, नहीं है, उसको ना बोलें। अच्छा, एक खास चीज बताइए कि मूंगा रतन, मोती और माणिक ऐसे व्यक्ति धारण कर सकते हैं।
अगर महिला की कुंडली है तो चांदी की जो चूड़ियां होती है उसके ऊपर लाख बनवा ले। लाख की जो चूड़ियां होती है, चांदी के ऊपर लाख की चूड़ियां बनवा करके वो चूड़ा अगर वो लाल रंग का पहनती हैं और बृहस्पति उनका नवम भाव में, तो बहुत ही अच्छा असर मिलता है। ये ध्यान रखना, लड़कियों की कुंडली में जिनका भी बृहस्पति नवम में होता है, पहली बात तो उनकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आती नहीं। फर्स्ट चीज, शादी बहुत टाइमली हो जाती है और आफ्टर मैरिज भी बहुत अच्छी मैरिज रहती है, शादीशुदा जिंदगी रहती है, क्योंकि पति उनको बहुत अच्छा मिलता है। बहुत विद्वान पति मिलेगा, बड़े अच्छे लेवल का पति मिलेगा, बहुत ही समझदार, मतलब वो कमी नहीं निकाल सकती अपने पति के अंदर। अब यूं तो खैर निकालने पे कमी आ जाए तो 100 निकाल दे, पर मेरे कहने का मतलब वैसे कमियां नहीं होती उसके अंदर है। तो वो बहुत अच्छी बात है। पर फिर भी अगर उसको लगता है कि किसी प्रकार की नोकझोंक चल रही है, नोकझोंक क्या हो सकती है कि कोई पति ज्यादा विद्वान हो, तो कई बार ये भी परेशानी हो जाती है, जीवन साथी कुछ ज्यादा ही समझदार है, कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा है, कुछ ज्यादा ही, अब उसमें थोड़ी बहुत तो देखो ईगो मिलेगी। अब ये तो है नहीं कि वो बच्चों की तरह उसके पीछे थैला लेके चलेगा, अब ऐसा तो होगा नहीं। अब किसी ने ख्वाब देखा हो कि पति ऐसा ही होना चाहिए जो थैला लेके पीछे चले, तो उनके लिए हो सकता है वो दिक्कत हो जाए, तो मानसिक दिक्कत हो जाए, तो वो हो सकता है। मैं ये नहीं मना करता कि नहीं होता, पर ये खुद के द्वारा पैदा की गई दिक्कत है, मतलब प्रकृति के द्वारा नहीं पैदा की गई है। यानी कि ग्रह की प्रॉब्लम नहीं है, सोच की प्रॉब्लम है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता है तो पहले तो समझाओ उसे, भाई ये सब दिमाग में ख्याल निकाल दो। तो ये बता दो कि जो सक्सेसफुल पति है, जिंदगी में जिस पति ने कुछ अच्छा किया है, जो अचीवर है लाइफ के अंदर, वो बिल्कुल भी जैसा पत्नी चाहती है उसके अनुसार चले, वैसा नहीं होने वाला। ये किसी की गृहस्थी में नहीं होता। जिसके हस्बैंड ने एक्सट्रीमली राइज किया है, वो हस्बैंड सिर्फ हाँ में हाँ तो मिला सकता है, पर एक लेवल तक। पर ये नहीं कि वो जैसे कहेगी वो वैसे ही घूमता रहे, वो बिल्कुल चक्करगन्नी की तरह नहीं घूमेगा। तो इस चीज को ध्यान रखें। और कोई भी होगी, कोई भी वुमेन, ये ध्यान रखना, पति अगर राइज करा है तो जिसने भी, वो बातों को अपनी शर्तों पर ही मानेगा, अपनी शर्तों पर ही चलेगा। तो बात अलग है कि उसको खुश करने के लिए कुछ भी चुप बैठ जाए, पर ऐसा नहीं कि उसकी बात नहीं सुने। तो ये दुख तकलीफ है तो उनको कहो कि ये तुम्हारा खुद का वहम है, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो, एडजस्ट करो। फिर भी है तो चांदी का चूड़ा बनवा करके उस पर लाख की चूड़ियां बनवा करके पहने। अन्यथा कोई लॉकेट बनवा लें जिसमें मूंगा, मोती और पीला पुखराज तीनों को एक साथ जड़वा करके गोल्ड के अंदर वो गले में धारण करें, तो भी फायदा होता है। पुरुष है तो चांदी का कड़ा भी पहन सकते हैं, चंद्रमा का साथ ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं आपको बात बता दूं, जिनका बृहस्पति नवम में उम्दा है, उनको उपाय करने की जरूरत जल्दी सी पड़ती नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छा उनके जीवन में अच्छे अच्छे चमत्कार होते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया मामले बनते रहते हैं। ये लोग राइज अपने आप ही करते रहते हैं, इतनी हार्ड वर्क, मेहनत मशक्कत ही करते नहीं है, किस्मत ही बुलंद होती है इन लोगों की। बस सर मेरा शर्त एक ही है कि वो मंदा नहीं होना चाहिए। देखो मंदा होगा तो मामला गड़बड़। सर हाँ मेरा कभी क्वेश्चन ये है कि जैसे है ना, मेरे पास एक कुंडली है जिसमें है ना 9वें घर में वही राहु बृहस्पति और शनि तीनों बैठे हैं, तो जी मैरिड लाइफ तो खराब हो गई। जी। और मतलब यही पूछना चाह रही थी लड़के इनके। की है कि लड़की की है, पहले लड़की ये। की है, लड़की की है, हाँ, मेरी लड़की सिस्टर। की है तो समझ लिए मैंने अभी क्या बताया, गुरु मंदा नहीं होना चाहिए। अब राहु बैठेगा, क्योंकि आया ना राहु बुध शुक्र नवम में आ जाएगा, तो गुरु मंदा हो गए, तो मंदा हो गए तो कहानी पलट गई, फिर तो मामला ही पलट हाँ, गया ना। तो ऐसे में ऊपर से उनको जो रेमेडी मैं बता रहा हूँ वो रेमेडी करवाएं। और शादी नहीं हुई है, शादी हो गई है, शादी हो गई, ऊपर से मरकरी और वीनस 11वें में, अब वो बुध और कहीं पर शुक्र। भी बैठा हो तो हाँ उसको कहो थोड़ा सा दिमाग को अपना बिल्कुल सेट करे, है ना, वो पति से झगड़ा झुगड़ा ना करे। तो वैसे जितना हम जानते हैं वो बहुत शांत है। सभी शांत होते हैं, तो उपाय करें, उपाय सर करें। अगर सर शादीशुदा लड़की नहीं है और
हो तो भी यही उपाय करना सर, वो चांदी की चूड़ी में लाख भरवा नहीं के। नहीं नहीं नहीं, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, फिर आप मूंगा मोती और पीला पुखराज धारण कराओ, है ना। प्रैक्टिकल उपाय कराना है, ऐसा नहीं। अब लाख की चूड़ियां वैसी राजस्थान की, उसमें से राजस्थान के लोग ज्यादा पहनते हैं, तो जी अब सर। यंग लड़की, कुंवारी लड़की पहनेगी तो पहली बात पहनेगी ही नहीं, एस्ट्रोलॉजर पर कोई सर बेवकूफ बता देगी। सर मुझे बेवकूफ बोलेगी, मेरी बेटी है इसलिए। आप माँ को तो बहुत जल्दी बोल देती, और उसको बाहर तो वाले को तो मुंह राहु पे की नहीं बोलेगी। सर उसको तो राहु भी डांग मार रहा है, 5वें से राहु की अब दृष्टि आगे, भी है। अब आगे नहीं, आगे नहीं, है ना। देखो मैंने भाई इतना ही जवाब देना था, समझो पॉइंट को, इशारों को समझो, है ना। क्लास बहुत तेजी से दौड़ानी है मैंने, तो मैं जो, नहीं तो आपके रह जाएगा। नहीं सर, हमको ये पूछना था कि जैसे उसको भी डंक लग रहा है तो अपन 9th हाउस गुरु की रेमेडी उसके साथ कितने करें। साल की है सुषमा जी? सर 18 साल की है। 18, फिर उपाय करो, फिर उपाय करा सकते, छोटी है तो मत कराओ। ठीक है, चलिए। फिर भी आप ज्यादा बेहतर, मैं आप लोगों को कहूंगा, जिसका भी बृहस्पति नवम में होता है, अगर वो लड़की है तो उसको बिठा के बार बार काउंसलिंग करो, उनको समझाओ, उनको थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ उनको इंक्लाइंड करो, सर क्योंकि वो नवम स्पिरिचुअल का तो बहुत है। बृहस्पति, नहीं वो सभी कुछ है, वो मैं नहीं कह रहा। देखिए, है ना, वो तो मैं जब बात करूं इस विषय पे, जब मेरे से कोई कंसल्टेंसी लेता है, उससे तो मैं 10 बार पूछूंगा क्या करता है क्या नहीं। अब ये क्लास है, क्लास के अंदर नहीं वो अपन ने करना है ना, नहीं सभी को पता लग जाएगा, है ना। ये बात किसी को बतानी नहीं है कि लड़की बहुत धार्मिक है, ये नहीं बताना। अपने शांति बना के रखो क्लास के अंदर, जब मैं पूछूंगा सिर्फ वही बात बतानी है, अपने रहस्यों को उजागर ना करें। तो ये अगला उपाय समझे, बस इतना इशारे में समझे। अगर बृहस्पति खराब है तो उपाय मैं बता रहा हूं, उन उपायों को करवाएं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके साथ मिल करके रहें। और शनि या राहु 5वें भाव में बैठे हो, क्योंकि शनि और राहु अगर 5वें में बैठेंगे तो गुरु को देखेंगे, 9th हाउस के गुरु। तो अगर ऐसा हो रहा हो तो उन्हें बादाम का उपाय करना। अब ये बादाम का उपाय क्या करते हैं, 5 बादाम जो है मंदिर में दे आए। शनिवार के सर दिन कौन से दिन? 5 बादाम, शनिवार के दिन 5 बादाम, चाहे शनि भी बैठा हो चाहे या राहु बैठा हो, कोई भी बैठा हो, दिन शनिवार का रखेंगे। 5 बादाम मंदिर में दे आए। मंदिर में मीन्स ऐसे ही रखा वहां है पर या? वहां पर रख करके आने हैं, 5 बादाम रख करके आने हैं। और ये अक्सर जब करवाना है जब किसी के संतान ना हो रही, क्योंकि खामखाई नहीं कराना कि केवल राहु बैठा है 5वें भाव में और आप करवा दो। अगर वो ये कंप्लेंट लेकर के आते हैं कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, बृहस्पति जब मंदे होते हैं तो संतान में भी दिक्कतें आती हैं, संतान का मामले में भी गड़बड़ियां आती हैं। संतान हो जाए तो संतान की हेल्थ में गड़बड़ियां आ जाती हैं। तो वो सब चीजें अगर हो रही हैं क्या, या संतान नहीं हो रही है, नंबर 2 संतान हो गई है पर उसकी हेल्थ को लेकर के कोई सिचुएशन बन रही है, तो आप उन्हें कहें कि हर शनिवार 5 बादाम मंदिर में रख करके आने। अगर प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है, बच्चा बीमार हो गया है, लंबा गया है, डॉक्टर कुछ ज्यादा सीरियस बातें बता रहे हैं, तो उन्हें कहें फिर रोज जाइए, शनिवार से आरंभ कर लीजिए, डेली जाइए लगातार, कम से कम 21 दिन बादाम मंदिर में रख करके आने। तो ये उपाय करने से उसको काफी रिलीफ मिल जाएगा। अब जिनका भी नवम भाव में बृहस्पति है, सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है? बेस्ट रेमेडी ये है कि जीवन में किसी को अपना गुरु बना ले, किसी स्पिरिचुअल आदमी को,
और गुरु मंत्र लेकर के गुरु जाप करें। अगर फिर भी अगर आपको कोई आदमी नहीं जचता और आपको लगता और आपको सुनील वशिष्ठ नहीं दिखाई देता, तो आप ये मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रोज मंदिर में जाना शुरू कर दे नियम से। सर शनि 5वें हो तो ही ना? नहीं, मैंने वो वाला तो गया, जो शनि 5वें और राहु 5वें वाला था, वो तो औलाद के मामले में था। हाँ, ये ये इंडिविजुअल। सभी के लिए है, जिनका भी गुरु नवम में है, जिसका मद्दा है उसका अच्छा हो जाएगा, जिसका बढ़िया है तो और बढ़िया हो जाएगा, अगर वो रोज मंदिर में जाना शुरू कर देगा। सेम इसी प्रकार से जिसका मंदा है, अगर वो गुरु मंत्र जप करने लग जाता है, किसी को गुरु बनाता है, गुरु मंत्र जाप करता है, गुरु मान करके गुरु दीक्षा धारण करता है, तो भी बहुत बढ़िया उत्तम हो जाएगा। मंदा है तो बुरे असर देने बंद कर देगा। ठीक है, तो गुरु मंत्र का जाप करें, गुरु बनाएं, ब्राह्मण की सेवा करें और डेली मंदिर में जाना आरंभ कर दें। ये बहुत ही जनरल रेमेडी है 9th हाउस वालों के लिए, पर बहुत कमाल की और बहुत चमत्कारिक है। अगर कोई 9th हाउस के बृहस्पति वाला व्यक्ति आपको मिलता है, उसको आप 90 डेज के लिए बोलिएगा कि 90 डेज क्या करें सर? 90 दिन बोलिएगी कम से कम, मेरे कहने पे सिर्फ मंदिर चला जा, उसको कहे कि जा और मत्था टिका के आ, बस वहां पर मंदिर जा करके मत्था टेकना शुरू कर दे डेली 3 महीने। 3 महीने के बाद वो आदमी खुद बताएगा कि उसके हालात में कितना परिवर्तन आया है। अगर नौकरी नहीं लग रही, रोजगार नहीं लग रहा, बाधाएं आ रही है, संतान दुखी दे रही है, संतान कष्ट कर रही है, कष्ट में है, कुछ भी है, कोई भी चीज, तो उन्हें कहे कि ये काम जरूर कर, और कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने पे लगा दो उनको, जो उसको मन करे स्पिरिचुअली, उसके गुरु जो है अच्छा असर करने लग जाएगा। ठीक है, बड़ी सिंपल रेमेडीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और अगर बुध ग्रह 2, 5, 9, 11, 12 में है, तो बुध का दान करवाना है। बुध का दान क्या होता है? जैसे हरे मूंग की साबुत दाल है, उनका भी दान कराओ, बकरे का दान, बकरी का दान, या स्टील का बेजोड़ छल्ला धारण करना, ये सब बुध की रेमेडी है, गुरु की रेमेडी नहीं है। क्या समझा रहा हूं? नवम में बृहस्पति बैठा है और बुध दूसरे में, 5वें में, 9वें में, 11वें में, 12वें में बैठा है और गुरु को खराब कर रहा है, तो बुध का दान करवाओ। तो स्टील का छल्ला धारण करना। अब बकरी बकरा तो कहां से लाएंगे, तो साबुत मूंग की दाल को दान कर सकते हो। नाक छेद करवा करके चांदी डलवाएं। नाक का छेद मतलब छेद करके, अगर लड़की हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा, चांदी की एक वायर आती है वो, या कोई चांदी का उसमें डालवा दीजिए नाक में, नाक छेदन में। पुरुष है तो ये बीच में से, इधर नाक के ऐसे बीच में से इधर से छेद होता है, वो करवा सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी बारीक चांदी की वायर होती है, वो करवा करके 101 दिन तक कायम रखनी है। वो भी पॉसिबल ना हो तो फिटकरी से दांत साफ करें। फिटकरी का एक पाउडर ले, हल्का सा थोड़ा थोड़ा लगा दे और फिर उसको कर दे। और क्या कर सकते हैं? चाल चलन ठीक रखना है, शुक्र के कुप्रभाव से बचे। अच्छा, ये तो आपको पूरी लाल किताब में लगभग 90% रेमेडीज में मिल जाएगा, क्योंकि लाल किताब का कथन है जो व्यक्ति बद्ध चलन है, करेक्टरलेस है, उसके ग्रह तो अपने आप ही गड़बड़ा जाते हैं। गंगा स्नान करें, तीर्थ यात्रा पर जाएं, साधु संतों को दान करें। 9th हाउस के बृहस्पति वाले के पास
बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ गंगा स्नान उनके लिए बहुत अच्छा बताया है मैं। और गंगा स्नान करने से ऐसे लोगों का भाग्य बढ़ता है। उन लोगों को बार बार गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए, और पॉसिबल नहीं बनता है तो गंगा जल ही अपने घर में ला के रख लें। जब भी नहाए थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, अपने नहाने के पानी के अंदर मिला लें, तो ऐसे लोगों का भाग्य बढ़ता है। ऐसे लोगों को साधु संत, कहीं पर विद्वान व्यक्ति, वेद का जानकार, उपनिषद का जानकार, अच्छा विद्वान व्यक्ति अगर कहीं मिलता है, उनका सम्मान करें और दान पुण्य जरूर करना चाहिए। तो नवम भाव का बृहस्पति आपका अच्छे परिणाम देगा। देखिए, बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये होती है, आपको ग्रह तो अच्छा मिल जाए, बुद्धि अच्छी नहीं मिले, तो आप अपनी बेवकूफी की वजह से अच्छे ग्रह का फल भी प्राप्त नहीं कर पाते अपनी बेवकूफियों से। नाइन्थ का बृहस्पति बिल्कुल वैसा ही है, बहुत ही उत्तम कोटि का बृहस्पति है। चौथे भाव का बृहस्पति हो गया, नवम भाव का बृहस्पति हो गया, उत्तम कोटि के बृहस्पति माने जाते हैं। और इसमें ये प्राप्त करने के बाद भी हम दुखी हैं किसी कारण से, तो फिर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और ये रेमेडीज का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैंने अपने जीवन में देखा है, मैं कम से कम 4-5 लोगों को जानता हूं जिनका नवम में बृहस्पति है। कभी जिंदगी में दुख पाए तो सिर्फ अपनी बेवकूफियों से, अदर अन्यथा उनके जीवन में आगे से आगे प्रोग्रेस मैंने देखी है लाइफ के अंदर। और ऐसा आदमी जितना सात्विक हो जाएगा, जितना धार्मिक हो जाएगा, जितना बढ़िया चाल चलन बना करके रखेगा, उसको किसी रेमेडी की आवश्यकता नहीं, नो रेमेडी। सिर्फ अपने अच्छे कर्मों पे ध्यान देगा तो उसे किसी रेमेडी की जरूरत नहीं, किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है उसको। बस इसमें ध्यान नहीं रखना है, नवम भाव गुरु का होता है, तो गुरु का अपमान बिल्कुल ना करे, ब्राह्मण का अपमान ना करे। ये ध्यान रखना, गुरु का मान सम्मान करने से आपकी उम्र छोटी है, आपकी उम्र बड़ी है, कोई मायने नहीं रखता, भाग्य आपका बढ़ता है। ध्यान रखिए, लाल किताब की फिलॉसफी क्या कहती है गुरु ग्रह के बारे में? आप जिसे अपना गुरु मानते हैं और जिसको माने ना माने, जिससे आपने शिक्षा ली है, जिससे आपने ज्ञान ग्रहण किया है, और खास करके स्पिरिचुअल शिक्षा, खास करके ज्योतिष जैसी शिक्षा, वो आपके गुरु हैं। अगर आप उनका मान सम्मान करते हैं तो हिचकिए मत मान सम्मान करने में। अगर आप हिचकते हैं तो आप अपने 9th हाउस को ब्लॉक कर देते हैं, खुद अपने कर्म से अपने नवम भाव को ब्लॉक कर देते हैं, फिर भाग्य कहाँ से जागेगा? भाग्य को जगाने वाला तो 9th हाउस ही है, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज कहाँ से मिलेंगी? और आप देखिएगा, आप जैसे ही अच्छे गुरु के सानिध्य में आएंगे और आप उसका जितना मान सम्मान करना चलो शुरू कर देंगे, आपका राइज बढ़ता चला। मैंने खुद अपने जीवन में देखा है, मैं एक बहुत छोटी एज के अंदर 17-18 साल की एज में मुझे गुरु दीक्षा मिल गई थी, और मैं एकदम, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, कॉलेज का बच्चा, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन। और आप कहेंगे कि क्या सिर्फ गुरु दीक्षा ली और कोई ऐसे आमने सामने हम लोग नहीं मिलते? गुरु दीक्षा के समय तो आमने सामने मिले, मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हम रोज जा करके मिल रहे हैं, रोज जा रहे हैं, रोज करें, नहीं, बस जो नियम दिया सिर्फ उस नियम को पालन। और मैं तो पूरी ढंग से नियम भी पालन नहीं कर पाता था, रियलिटी फैक्ट। फिर भी मैंने देखा कि मेरी लाइफ में इतनी क्लैरिटी आ रही थी, हम कॉलेज टाइम में कहीं गफलत में नहीं पड़े, शिक्षा बहुत अच्छी चली गई, सब कुछ आगे से आगे, आगे से आगे, हर काम ऑटोमेटिक होता गया, जो हमारे लिए शुभ था वो सब काम हुए। तो मैंने देखा है कि गुरु की पावर बहुत गजब की। इवन गुरु दीक्षा लेने के बाद अचानक से ज्योतिष की तरफ रुझान बढ़ गया, पामिस्ट्री सीख ली,
ज्योतिष में घुस गए, तो गजब गजब के चमत्कार हुए, जो कि उससे पहले मेरा ब्रेन जो था, वो जैसे आजकल आप लेफ्ट पार्टी वालों को देखते हैं ना, बिल्कुल मैं वैसा ही था, बिल्कुल टोटल अधार्मिक प्रवृत्तियों का आदमी, और अलग ही सोच प्रकार की सोच मेरी, है ना, अंग्रेज टाइप आदमी। तो वो सारा इतना बड़ा परिवर्तन जो है, तो मैं अपने आप को अगर देखता हूं तो एकदम 180 डिग्री का परिवर्तन है। और फिर मैं यही मानता हूं कि ये गुरु के आशीर्वाद से ही संभव। तो ये 9th हाउस में जिनका बृहस्पति है, पहले भाव में जिनका बृहस्पति है, चौथे भाव में जिनका बृहस्पति है, 5वें भाव में जिनका बृहस्पति है, दूसरे भाव में जिनका बृहस्पति है, 12वें भाव में जिनका बृहस्पति है, उनकी जिंदगी में गुरु का बहुत बड़ा रोल। वैसे तो हर एक की जिंदगी में, पर यहाँ वालों को तो, जिनके यहाँ पर बैठा है 1, 2, 5, 9, 12, ये एक ऐसे भाव हैं, सॉरी चौथा भी, ये एक ऐसे भाव हैं, गुरु का सिर्फ स्पर्श भी मिल जाए, गुरु का सिर्फ दर्शन भी मिल जाए, ऐसे व्यक्ति गुरु के सिर्फ दर्शन मात्र भी कर ले तो भी उनका उद्धार होने लग जाता है। मतलब इतना बड़ी बात लिखी है। तो ये लाल किताब हमें एक नए आयाम हमारे लिए खोल देती है। लाल किताब हमें एक नई दृष्टि देती है कि हमें जीवन को जीना कैसे अपने ग्रहों के अनुसार। ठीक है, आप चलते हैं दौड़ते दौड़ते 10th हाउस पर। सर आपका गुरु कहाँ बैठा है? मेरा गुरु तो मेरे हृदय में बैठा है इस समय। मैं भी सेम क्वेश्चन पूछने वाली थी। किस रत्ना जी, भाव पता में है बैठा है? किस भाव में बैठा है? मैं भी चौथे यही का question होगा, पूछने उच्च वाली का थी। गुरु होगा। तो अभी तो 10th पे पहुंचिए। 10th हाउस में बृहस्पति हो तो क्या, अब यहाँ पर बड़ा अनोखा बृहस्पति है। ये शनि का घर है। और शनि जो होता है एक चालाक ग्रह माना गया है ज्योतिष के अंदर, खास करके लाल किताब उसको कहती है समझदार चालाक, जो आजकल हम बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्टनेस जो है शनि ग्रह के आशीर्वाद से आती है, ऐसा लाल किताब मानती है। सर म्यूट कर दीजिए सबको। कर दिया। पहली बात याद रखें, शनि 10th भाव में नीच राशि में माना जाता है, यानी लाल किताब में अगर गुरु 10वें में आ गया तो इसे मानिए नीच का तो हो गया। अब यहाँ पर बुध ग्रह का और शनि ग्रह का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि तीसरे भाव से बुध, क्योंकि तीसरा भाव बुध का होता है। इसमें एक आगे सूत्र आएगा, मुझे अभी तो नहीं बोलना चाहिए। हर ग्रह अपने से 8वें ग्रह को टक्कर मारता है। हर ग्रह अपने से 8वें ग्रह को टक्कर मारता है। तो इससे बचने के लिए अष्टम के बृहस्पति को, अब ये नहीं कि मेरा तीसरे में बैठा है कि नहीं बैठा है या नहीं बैठा है, बस ये मान लिया जाता है कि अगर ऐसा व्यक्ति चालाक होगा, आज के समय के अनुसार चलने वाला होगा, तो कामयाब होगा। अब यहाँ विशेष शर्त है कि ऐसे व्यक्ति को धार्मिक नहीं होना। ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा, मास्टर जी हो जाएगा, अध्यापक हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा करेगा। मतलब पेट भरना है उसके लिए महाभारत तो रहेगा हमेशा। तो ऐसे व्यक्ति को आपको समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि मार्केट में जाएगा, टीवी पे देखेगा, तो उसको जनरलाइज रेमेडी मिले। जनरलाइज रेमेडी में क्या मिलेगी? हर कोई कहेगा मंत्र जाप कर, पाठ पूजा कर, मंदिर जाया कर, साधु संतों की सेवा करा कर, ये करा कर। वो धार्मिकता नहीं बनाना, उसको धार्मिक नहीं हो, उसको चालाक बनाना है। उसको क्या, सेल्स के गट सीख। सेल्स कैसे करनी है, गंजे को कंगी कैसे बेचनी है,
वो चीज तू सीख बस, और कुछ चक्रों में मत रहा कर। वो स्ट्रीट स्मार्ट बनाओ। अगर हमारे घर में भी कोई ऐसा बच्चा है तो उसे स्ट्रीट स्मार्ट बनाओ, है ना। चालाकियां कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, किसी के पैसे लेके वापस नहीं लौटाने, कैसे नहीं लौटाने है। तो कहने का मतलब उसको थोड़ा सा कहो कि कोई तुम्हें ऐसा उल्टे, मतलब ये धर्म कर्म करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लाल किताब क्या कहती है 10वें के बारे में, आइए चलते हैं। इधर ले चलता हूँ। 10वें घर का नीच बृहस्पति रवि से सोना करता है, शनि का गरवा पहरा हुए हर दो चूल्हे धरता है। रवि मगर खुद जलाया मदद चंद्र की पाता है, शनि ने जो पत्थर फूके लाल रवि कर देता है। अब इसका मतलब समझा, बृहस्पति 10वें घर में हो तो अशुभ माना जाता है, ऐसा बाप माना गया है। 10वें घर में बृहस्पति को ऐसा बाप कहा गया है जो अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देता है, गैर जिम्मेदाराना बाप। यानी कि अगर जिनका भी बृहस्पति 10वें में है तो उसको हेल्प नहीं मिलती, किसकी, गुरु ग्रह की हेल्प नहीं मिलती। स्पष्ट रूप से संदेश है, ऐसे व्यक्ति को शनि की प्रकृति के अनुसार ही चलना होगा। पर शर्त एक यही है कि ऐसे व्यक्ति को दूसरी औरतों से संबंध कायम नहीं करना है। बृहस्पति 10वें घर में हो और शनि अपनी उच्च राशि या मित्र राशि में आ जाए तो काफी हद तक शुभ बना देता है। यानी कि बृहस्पति अगर 10वें घर में हो और शनि अपनी उच्च राशि तुला राशि में आ जाए, यानी कि 7वें भाव में आ जाए, शनि या 10वें घर में आ जाए या 11वें घर में आ जाए तो भी काफी हद तक राहत दे देता है, राहत मिल जाती है। नहीं तो बृहस्पति 10वें वाला, मैंने कहा ना, अपना पेट भरना भी मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल से घर गृहस्थी चला पाता है। परंतु अगर चौथे भाव में मंगल या शुक्र आ जाए तो मिट्टी भी सोने के भाव बिके। अब एक ही कंडीशन आई है इसमें, जिसमें कि बृहस्पति 10वें हो तो व्यक्ति राइज कर सकता है। तो मंगल चौथे में बैठा हो या शुक्र चौथे में बैठा हो तो मिट्टी भी सोने के भाव बिके। तो इसमें क्या मैसेज दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो सबसे सस्ती जमीन हो उसे जाके खरीद लो, चाहे दूर जंगल में हो, जो सस्ते से सस्ता मिले, आने वाले समय में उसकी मिट्टी भी सोने के भाव बिकेगी। पर यहाँ पर एक शर्त लगा दी लाल किताब ने कि ऐसे व्यक्ति की मिट्टी भी सोने के भाव बिकेगी, पर शर्त यही है कि किसी दूसरी औरत के साथ उसके संबंध नहीं होने चाहिए अपनी औरत के अलावा, यानी कि जातक चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। और क्या क्या है कि अगर चौथे घर में सूर्य भी होगा तो भी स्थिति ठीक होगी। तो यानी कि सूर्य चौथे में बैठा हो तो ठीक है, शुक्र या मंगल बैठा हो चौथे में तो ठीक है, तो कुछ हालात को सुधार देगा। यदि सूर्य हाउस नंबर 3 और 5 में बैठे, यानी तीसरे भाव में और 5वें भाव में बैठे, और शनि घर नंबर 9 में आ जाए तो सोने चांदी का काम धन बरसे। किसी का शनि नवम में हो, बृहस्पति 10म में हो और सूर्य तीसरे या 5वें में हो तो सोने और चांदी का काम करने से उसके घर में धन बरसता है।
तो ये वो शर्तें हैं जिसमें बृहस्पति अच्छा असर दे जाता है। सूर्य चंद्र दूसरे घर में हो, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य हो या चंद्रमा अगर किसके दूसरे घर में है तो भी सरकार से उसको बड़ा अच्छा फायदा मिल सकता है। अब हमें यहाँ पे फिर से देखना है 10वें घर का बृहस्पति मंदा देखने की वही शर्त 2, 5, 9, 11, 12 राहु बुध शुक्र नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति 10वें भाव में बैठा है और ऊपर से मंदा है, ध्यान से समझना, ऊपर से मंदा है यानी कि राहु बुध शुक्र 2, 5, 9, 11, 12 में बैठे हैं, तो ये समझ लेना जातक निर्धन होगा, दुखी होगा, परेशान होगा, मंदे हालात में होगा और पिता से भी उसको कोई जायदाद नहीं मिलेगी, फादर से भी उसको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। नट सेल में क्या निकल के आया? 10वें भाव का बृहस्पति, पहले चेक करो कि मंदा है या नहीं। मंदा नहीं है तो चेक करो कि कौन कौन सी शर्तों में ठीक ठाक रिजल्ट दे सकता है। नहीं है तो आपने हर हालात में उस बच्चे को चालाकियां समझानी है, थोड़ा सा समझदार बनाना है, थोड़ा सा उसको पैसा दे करके मार्केट में भेज दिया करो, जाओ वही सब्जी लेकर के आ, और थोड़ा डांट मारो कि थोड़ा कम पैसे में लेकर के आ। तो उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग दो, उसको थोड़ा ट्रेनिंग बनाओ, ट्रेन बनाओ उसको धार्मिक ना बनाओ, ज्यादा धर्म कर्म के चक्कर में शिक्षा दीक्षा ज्यादा मत दो, नहीं तो यहाँ का बैठा हुआ बृहस्पति बहुत अच्छा असर नहीं देगा। क्लियर हुई बात? अब हम उपाय करेंगे। गुरुजी पर जिनका बृहस्पति 10th में होता है उनका पूजा पाठ में मन बहुत लगता है ना? हाँ लगता है तो उन्हें पहले देखना है कि मंदा है कि नहीं मंदा है। मंदा अगर है तो बिल्कुल नहीं लगाना मन, फिर तो छोड़ देना है उनको। और गुरुजी मंदिर रख सकते हैं जिनका दशम में गुरु होता है? नहीं, वो भी नहीं रखना है, परंतु अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहले ये समझना है कि मंदा है या नहीं मंदा है। मंदा चेक करा करो, मंदा है तो भूल के नहीं तो गरीबी के हालात में मतलब पहुंच जाएगा। तो चालाक नहीं मिला तो फिर मंदे के हालात में बहुत ज्यादा, तो मंदे से बाहर निकलने के लिए उसको चालाक होना। पूरे 1 से लेके 12 तक गुरु के में करने के बाद आपको यही समझ में आएगा यही एक ऐसा भाव है जहां पर गुरु के होने से आदमी को चालाक होने की प्रेरणा लाल किताब दे रही है, और वो कह रही है धर्म कर्म के चक्कर में ज्यादा मत पड़। और करता उल्टा है, जैसे शिवांगी जी ने कहा ना, दशम के बृहस्पति वाले मैंने अक्सर देखे हैं बहुत ज्यादा धार्मिकता में घुस जाते हैं, धर्म कर्म में घुस जाते हैं, अध्यात्म में घुस जाते हैं, और फिर उनको दिक्कतें आनी शुरू हो जाती। गुरुजी मैं हूं ना दशम का गुरु। हाँ तो जा मंदिर बन जाएगा। चलिए उपाय करते हैं, आपके लिए उपाय बताते हैं। अब क्या है कि चावल पीले करके बहते जल में प्रवाहित करें, चंद्रमा से मदद लेना हो। गुरुजी पर मेरा चंद्रमा भी बैठा है साथ में। अच्छा, फिर तो थोड़ा ठीक हो गया ये। अगर चंद्रमा दशम में बैठा है फिर तो ठीक हो गया। ये आगे मैं समझाऊंगा आग करके, जो आगे आएगा एक विषय होता है जिसके अंदर काफी बड़ा एक्सचेंज हो जाता है, फिर तो ठीक हो गया। चंद्रमा है तो इतना शनि भी 11वें में बैठ गया। हाँ ये तो और भी अच्छा हो गया। तो अभी आया ही है कि शनि अगर 10वें में बैठ जाए, 11वें भाव में बैठ जाए या 7वें भाव में बैठ जाए तो बुरे हालात नहीं होते। क्या क्या उपाय करने चाहिए? माथे पर केसर का तिलक लगाएं। अब ये देखो आ गया ना, इसमें घर में मंदिर मत बनाएं। गुरुजी मैं तो नित्य नेम पूजन करती हूँ, भगवान को नहलाना धुलाना धूप दीप सब चीजें, मेरा 1 घंटे की पूजन पाठ चलता है। तो
भगवान जी से क्षमा प्रार्थना कर लें। सर घर में 4-5 जने और किसी एक का हो तो फिर इस स्थिति में क्या करें? क्या हो गया? सर मेंबर ज्यादा हो घर में और किसी एक का हो, 2 का हो, या एक का ही हो किसी का। से बस वो बैठ के पूजा पाठ ना करे, और तो क्या है, मंदिर है तो है। वो नहीं करेंगे। हाँ बस बस, और क्या है भाई, किसी कुल जैन मिलाकर के अति हर चीज की बुरी है। बस लाल किताब ये नहीं कह रही कि बिल्कुल लकीर के फकीर बनना है, बस अति में नहीं जाना, ज्यादा नहीं करने, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो उस एलिमेंट की पावर बढ़ जाएगी आपके अंदर, और वो एलिमेंट आपको पहले से ही खराब कर रहा है, तो आपको दिक्कतें ज्यादा आ जाएंगी, आप उतना समाज में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब जैसे वो बृहस्पति 10वें में पहले ही वो नीच राशि का बैठा हुआ है, और एक तरह से अगर वो आदमी बेचारा होरी चक्रों में पड़ा रहेगा, क्योंकि उसको पावर तो भगवान ने दी नहीं बृहस्पति वाली, तो वो क्या होगा, उल्टा मूर्ख बन जाएगा। अभी इसमें स्पष्ट रूप से आता है कि धार्मिक नेता तो भूल करके ना बने जिसका बृहस्पति 10 में। हाँ सर, वो तो नहीं करेगा। जो घर वाले हैं दूसरे मेंबर वो कर सकते हैं, वो नहीं करेगा। नहीं, जो भी है वो सुन लीजिए सुषमा जी, मैं हर एक की नहीं, अब वो करेगा या नहीं करेगा ये तो मुझे नहीं पता है ना, आप ये देखिएगा, ये तो आप संभाल के रखिएगा उनको कि धार्मिक नेता बनने देते कि नहीं बनने देते। ये है कि नियम 10वें भाव का बृहस्पति हो, वो व्यक्ति धार्मिक नेता, धार्मिक नेता का मतलब क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड ना बने, कौन सी जो भी किसी भी धर्म कर्म से रिलेटेड है या कोई धर्मवादी पार्टी है उनके अंदर जाकर के लीडरशिप ना करे तो बेटर रहता है, अन्यथा उनको दिक्कतें आ जाती है। ठीक है, अब देखिए जो लोग स्पिरिचुअली, पहले तो प्रवचन स्पिरिचुअली बहुत अच्छा अच्छा दे देते हैं, फिर उनको मौका मिलता है तो फिर वो उल्टे सीधे काम करते हैं, तो फिर वो समस्या उनको ही बढ़ती है। ये ध्यान रखना, गलत कर्मों का परिणाम जो है खुद को ही भुगतना पड़ता है। 10वें में स्ट्रिक्टली बार बार मना किया गया है कि कुछ आप जितनी मर्जी चालाकियां दिखाओ, जितनी मर्जी झूठ बोलो, पर उसके बावजूद पर स्त्री गमन नहीं करना है, यानी कि अपने चरित्र को कमजोर नहीं करना है। अगर चरित्र कमजोर हो गया तो ये 10वें भाव का गुरु निश्चित रूप से आपको फंसा देगा, क्योंकि ये शनि का घर है और शनि न्यायदाता है। फिर जब 11वें भाव में उसकी अदालत लगेगी ना, वहां वो फंसा के छोड़ देता है, कभी ना कभी वर्षफल में वो ऐसा फंसाता है कि बस फिर बाद में बंदे को जगह नहीं मिलती। ठीक है, आज भी हम स्पीड नहीं पकड़ पाए, आज इतना ही करते हैं। आज भी मैं सोच तो रहा था 11 और 12 करवा दूंगा, पर लगता है कि 9 बज गए हैं, 1.5 घंटा हो गया है, ज्यादा खींचेंगे। तो आज आपको मैंने बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज बताई, बहुत अच्छी अच्छी आप लोगों को रेमेडीज बताई, तो जिसके भी जो जिस भाव में बैठा हुआ है उस हिसाब से आप उपाय करें, और अगर किसी को लगता है कि समझने में दिक्कत आई तो इस वीडियो को दोबारा देखें। हाँ अमर जी कुछ कह रहे हैं? जी मैंने जैसे आप क्लास आगे बढ़ते गए हैं तो उसमें देखा गया है कि लाल किताब में एक बात पर ज्यादातर जोर दिया गया है कि घर में मंदिर रखने के लिए परहेज किए गए हैं। तो उसके बारे में मुझे जो लगता है सर, जैसे गुरुजी हम लोग मंदिर पहले से ही कभी भी घर में नहीं था, एक्चुअली आंगन के बाहर था, जिसका मतलब बड़ा कंपास था वगैरह, और अमर जी आप उसके लिए बिल्कुल भी कोई ठीक कह रहे वास्तु हैं, का उपाय भी था। अमर जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन हम लोग आज देखा गया मंदिर है, हमारे हम लोग कमरों घर में में आ गया है, मंदिर हमारे कमरों में आ गया है, वो गलत है, टोटल गलत है। मैं तो इस चीज को बड़ा क्रिटिसाइज करता हूँ। मंदिर रसोई में नहीं होना चाहिए, बेडरूम में नहीं होना चाहिए, ड्राइंग रूम में नहीं होना चाहिए, लिविंग रूम में नहीं होना चाहिए मंदिर, पर जगहों का अभाव है, इसलिए लोग मंदिर इन्हीं जगहों पे लगा लेते हैं। घर के आंगन में ईशान कोण में मंदिर का एक अलग ही वो हिसाब किताब होता है, वो अलग तरह से मंदिर बनता है कि घर से निकले और अपने आंगन से होता हुआ वो उस मंदिर तक जाए। पहले मंदिर इस तरीके से बनाए जाते थे,
और बड़े घरों में मंदिर की रखने की बात कही गई है, जो बड़े परिवार होते हैं। तो एकल में तो कहीं भी नहीं गई है। तो सिंपल पेंटिंग्स या फोटोग्राफ्स, पोस्टर इत्यादि, कैलेंडर इत्यादि आप लगा सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। लाल किताब भी उसको मना नहीं करती है। ये उन मंदिरों के बारे में कहा गया है जहां पर हम देवी देवता बिठा देते हैं और बिठा करके फिर जो उनकी सेवा शुरू कर देते हैं, तो ये उन चक्रों में। और जिनके पास छोटे जगह है, जगह का अभाव है, तो उनको थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि किस तरीके से ये ना हो तो ज्यादा बेटर है। बेशक कोई तस्वीर लगा लें, उतना ही एनफ है। अगर देवी देवता बिठा करके आप पूजन इत्यादि शुरू कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है। गुरुजी, ऐसा देखा गया है कि कुछ जैसे बहुत मतलब जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, पॉलिटिक्स में होते हैं, एक समय में कोई मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन होते हैं, इनका जो पहले का जो जितना था वो लोग घर में ही मंदिर बना लेते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आता है उसके बाद इन लोग का डाउनफॉल हो बिल्कुल जाता है। आप ठीक, बिल्कुल तो ठीक मैंने है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा प्रभाव हो रहा है आजकल, देखा गया है, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन उसको शासन नहीं कर पा रहा है। और उसका मंदिर का भी प्रभाव बहुत था, उस पर पुजारी रहते थे, आजकल कुछ नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग ने देखा गया है कि एक परिवार जो है पूरा कैंसर में जो ब्राह्मण थे, तो उनका 300 साल पुराना उसका काली मंदिर था, तो वो नहीं कर पा रहे। हर उनका अभी 7वां पीढ़ी है, तो उनका कहीं ना कहीं उनका मतलब कैंसर वगैरह कोई बीमार ऐसा होता है, मतलब लोगों का मौत हो रहा है। तो उसको मैंने देखा कि हम लोग गए थे, उनका जो लड़के का एकदम छोटा लड़का था, तो 24-25 साल का, उनका कैंसर से निधन हो गया। तो नौकरी उसको मिली थी हाल ही में। तो उनका देखा गया कि उसके घर के पास 300 साल पुराना मंदिर है। मैंने पूछा ये क्या है खंडर? तो ये हमारा मंदिर है, लेकिन मंदिर का हालत भी बहुत खराब है, कोई नहीं करता अभी, बहुत ये सबसे बड़ी समस्या है अमर जी, सारे प्रॉब्लम हो जाए थे। ये सबसे बड़ी समस्या है। मंदिर होने से भी बड़ी समस्या ये है कि मंदिर के हालात खराब होना। मंदिर के हालात खराब नहीं होने देना। मंदिर में रोज फिर देखिए, मंदिर अगर बना भी दिया तो फिर उसको एकदम से एनर्जाइज रखो, आप ढंग से फिर उसकी सेवा करो, और उसके लिए समय होना चाहिए। और समय इसके लिए महिलाएं अगर इस काम के लिए आगे आती है तो वो बेस्ट कर सकती है। मेरा ये मानना है, मर्दों की अपेक्षा महिलाएं बहुत अच्छी पाठ पूजा करती है और बहुत अच्छी सेवा कर सकती है, ये मर्दों के बस की बात नहीं है। अगर वो घर की महिलाएं आकर के अगर इस चीज को देख रेख की पूरी जिम्मेवारी उठाती हैं तो फिर भी काफी हद तक पॉसिबिलिटी बनती है, अदरवाइज फिर कोई सेंस नहीं बनती है। गुरु जी, आपका उपाय ही सही है। जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, तो मेडिटेशन के लिए बेस्ट उपाय यही है गुरु जी। हाँ, ये तो बात है। ऐसा है अमर जी, मेरी बातें समझ में थोड़ी देर बाद में आती है ना। कई बार हम कह तो देते हैं कि लोगों को जो जो बातें सुनने के लोग जो आदी हैं ना, लोगों को वही बात सुननी होती है। समस्या ये है। अब उनको, आज ही मैंने किसी को कहा कि घर में मंदिर मत रखो, वो कहते जी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मंदिर कैसे हटा ले, हम तो पूजा करते हैं जी, हमारे से तो नहीं हो पाएगा जी। अब क्या कहें उनको? अच्छा भी ठीक है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या कर सकते हो आप? वो चीज को समझना नहीं चाह रहे कि क्या है क्या नहीं। और एक्चुअली मैंने देखा है, जिन स्थानों पर लाल किताब ने बृहस्पति के होने पर मंदिर ना बनाने की सलाह दी है, उन लोगों से मंदिर के देवी देवताओं की पाठ पूजा में अक्सर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, और जो उन्हें पता नहीं होता और बाद में उन्हीं की परेशानी का कारण बनती है। आप किसी किसी देवी देवता को अपने घर में लेकर के आते हो और फिर उसका मान सम्मान भी नहीं करते हो, तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो उन चीजों को ना करें। अगर नहीं बस की बात, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ना करें,
बेस्ट है, वो ज्यादा अच्छा है ना। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं व्हाट्सएप पर। नमस्कार धन्यवाद जी। गुरुजी। नमस्कार नमस्कार।